नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक होगा यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन। यूरोपियन कंपनियों ने भारत में आकर अपने व्यापार कैसे किए, भारत में आकर इन्होंने अपने व्यापार को कैसे बढ़ाया, कैसे भारतीय लोगों के साथ इन्होंने छल कपट करके भारतीय संपत्तियों को विदेश में पहुंचाया। एक एक करके सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। सबसे पहले हम इनसे संबंधित थ्योरी को पढ़ते हैं। यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है जिसने भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला। इस आगमन का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक हितों को बढ़ावा देना था, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रभाव राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों तक भी फैल गया। यूरोप और भारत के बीच प्रारंभिक संबंध। भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक संबंध प्राचीन काल से ही रहे हैं। मौर्य और गुप्त साम्राज्यों के समय भी रोम साम्राज्य से संपर्क था। 15वीं और 16वीं शताब्दी में समुद्री मार्गों के खोज के बाद यूरोपीय शक्तियां भारत तक पहुंची, जो समुद्र के रास्ते भारत तक आई। पुर्तगालीज पहले यूरोपीय थे जिन्होंने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र बनाए हैं। गोवा 1498 के बाद प्रमुख यूरोपियन शक्तियां और उनका भारत आगमन। पुर्तगालीज 1498 में वास्को दा गामा ने भारत में कालीकट, कोझिकोड तट पर कदम रखा। गोवा को 1510 में कब्जा कर भारत में सबसे पहला यूरोपियन उपनिवेश इन्होंने बनाया। मुख्य उद्देश्य मसालों का व्यापार और ईसाई धर्म का प्रचार इनका कार्य था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं शताब्दी में भारत के कुछ हिस्सों में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, मुख्य रूप से बंगाल और मरवाड़ तट पर केंद्रित थे। पुर्तगालीज की तुलना में डचों का प्रभाव कम रहा है। सबसे ज्यादा यहाँ पुर्तगालीज का रहा है, डचों के मुकाबले ये ज्यादा समय तक टिके रहे हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1664 में स्थापना की। पांडिचेरी, चंदननगर, महे आदि जगहों पर व्यापारिक और सैन्य आधार इन्होंने बनाए हैं। ब्रिटिशों के साथ कई युद्ध हुए और जैसे कार्तिकेय युद्ध इसमें प्रमुख। आगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। शुरुआत में व्यापार केंद्र सूरत, मद्रास, बंबई, कलकत्ता स्थापित किए गए। धीरे धीरे राजनीतिक सत्ता में वृद्धि की और 1858 में भारत का पूर्ण नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया, जो प्लासी के युद्ध से माना जाता है। 1858 आपकी भारत की पहली क्रांति की लड़ाई थी और 1757 से इसकी शुरुआत हो जाती है। 1757 प्लासी का युद्ध। आगे चलते हैं। यूरोपियन कंपनियों का आगमन के कारण व्यापार के अवसर, मसाले, कपड़ा, रेशम, जड़ी बूटी और बहुमूल्य वस्तुओं की मांग ज्यादा होने के कारण उन्होंने भारत की तरफ रुख किया। नमोन्मेषी समुद्री मार्ग, समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने की तकनीक में प्रगति की इन्होंने। धार्मिक उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार करना इनका धार्मिक उद्देश्य रहा। राजनीतिक और सैन्य कारण उपनिवेश स्थापित करने की रणनीति, प्रतिस्पर्धा, यूरोपियन शक्तियों के बीच बाजार पर नियंत्रण पाने की होड़। आगमन के प्रभाव। आर्थिक प्रभाव। भारत के पारंपरिक व्यापार और कुटीर उद्योगों को नुकसान पहुंचाना। यूरोपियन कंपनियों ने भारत से सस्ते कच्चे माल का दोहन किया। भारतीय बाजार में यूरोपियन वस्तुओं का दबदबा रहा। कृषि प्रणाली में बदलाव, जैसे नकदी फसलों की खेती यहाँ पर बढ़ी। रणनीतिक प्रभाव। कई स्थानीय राजाओं के साथ समझौते और युद्ध हुए हैं। अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत में अधिकांश हिस्सों को अपने अधीन किया। 1857 के बाद ब्रिटिश शासन की यहाँ पर पूरी तरह से स्थापना हो गई है। 1757 जो मैं बताया था वो प्लासी के युद्ध से द्वैध शासन की शुरुआत वहां हुई है। उन चीजों को हम आगे चल के क्लियर करेंगे। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। शिक्षा, कानून, प्रशासनिक व्यवस्था में यूरोपियन सुधार। अंग्रेजी भाषा का इन्होंने प्रचार किया। अंग्रेजी भाषा का प्रचार करने का कारण ये था ताकि इनकी भाषा को यदि भारतीय लोग समझ जाएंगे तो व्यापार करना आसान हो जाएगा और भारतीयों पर राज करना भी आसान हो जाएगा। सामाजिक सुधार, जैसे विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा का इन्होंने अंत किया। अगर इनमें कुछ बुराइयां थी तो इनके अंदर कुछ अच्छाइयां भी थी जिन्होंने भारत की कुछ कुरीतियों को समाप्त किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार और शासन। प्लासी की लड़ाई 1757 ने ब्रिटिशों को बंगाल का नियंत्रण दिलाया।
ब्रिटिशों ने विभिन्न क्षेत्रों में कूटनीतिक और सैन्य बल का प्रयोग किया। सती प्रथा, जमींदारी प्रणाली, रेलवे, टेलीग्राफ जैसी व्यवस्थाएं इन्होंने यहाँ भारत में लागू की। यूरोपीय कंपनियों के खिलाफ प्रतिक्रिया, भारतीयों ने विद्रोह और विरोध किए। 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम, 1858 सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन इनके खिलाफ चलाए गए। इसी के साथ हमारी बहुविकल्प प्रश्नों की श्रृंखला शुरू हो गई है। पहला प्रश्न, भारत में समुद्री मार्ग से पहुंचने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो ये था वास्को द गामा। अगला प्रश्न, वास्को द गामा किस वर्ष भारत पहुंचा था? ऑप्शन सी हमारा सही है, 1498 में ये भारत पहुंचा था। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला कहां बनाया था? इन्होंने अपना पहला किला कोचीन में बनाया था। अगला प्रश्न, अल्फांसो डी अल्बुर्क ने गोवा कब जीता था? ऑप्शन सी 1510 में गोवा को जीता था। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों का भारत में प्रमुख उद्देश्य क्या था? व्यापारिक लाभ कमाना इनका प्रमुख उद्देश्य था। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों ने भारत में किस धर्म का प्रचार किया? इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार किया। गोवा पुर्तगालियों के अधिकार में कब तक रहा? यह 1961 तक रहा। 1961 में पुर्तगाल को गोवा को पुर्तगालियों से आजादी मिली। भारत में सबसे बाद में आजादी गोवा को ही मिली है। पुर्तगालियों का सबसे पहला संपर्क भारत में किस स्थान से हुआ है? यह कालीकट से हुआ है। वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था सबसे पहले। भारत में पुर्तगालियों की शक्ति का केंद्र कहां था? भारत में पुर्तगालियों की शक्ति का केंद्र गोवा में था। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों ने भारत में किस वस्तु का व्यापार प्रमुख रूप से किया है? इन्होंने मसालों का व्यापार प्रमुख रूप से किया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरू होता है। पुर्तगालियों के बाद डच आए थे, तो सीक्वेंस में इसको भी पूरा करते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, वीओसी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न, भारत में डचों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहां था? भारत में डचों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कोचीन में था। डचों का भारत में मुख्य व्यापार किस वस्तु पर केंद्रित था? ये मसाले पर प्रमुख केंद्रित था। अगला प्रश्न, डचों और अंग्रेजों के बीच 1759 में कौन सी निर्णायक लड़ाई हुई थी? ऑप्शन डी नौगापट्टम की लड़ाई हुई थी। डचों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? पहली फैक्ट्री पल्लीकट में स्थापित की थी। वीओसी का भारत में मुख्यालय कहां था? वीओसी का मुख्यालय भारत में पल्लीकट था। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न, डचों ने किस वर्ष भारत में अपना व्यापारिक वर्चस्व खो दिया? 1795 में इन्होंने अपना व्यापारिक वर्चस्व खो दिया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश की थी? ये हॉलैंड की कंपनी थी। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न,
डचों ने भारत में किस स्थान पर बंदरगाह स्थापित किया? ऑप्शन बी, पल्लीकट में इन्होंने अपना बंदरगाह स्थापित किया। अगला प्रश्न ब्रिटिश से आता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई। अगला प्रश्न, भारत में ब्रिटिशों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। अगला प्रश्न, सूरत में अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति किसने दी थी? ये जहांगीर ने दी थी। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, ब्रिटिशों ने मद्रास की स्थापना किस वर्ष की थी? ब्रिटिशों ने मद्रास की स्थापना 1639 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न, ब्रिटिशों ने कलकत्ता की स्थापना कब की थी? 1690 में कलकत्ता की स्थापना ब्रिटिशों ने की थी। ब्रिटिशों ने भारत में अपना मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन बी, इन्होंने कलकत्ता में स्थापित किया था। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। अगला प्रश्न, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। ऑप्शन डी हमारा सही है। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किन किन को हराया था? बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय इन सभी को हराया था। अगला प्रश्न, 1765 में अंग्रेजों को किसने दीवानी अधिकार प्राप्त हुए? ऑप्शन बी, शाह आलम को दीवानी अधिकार दिए गए और बाकी अधिकार अंग्रेजों के पास रहे। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त की? 1765 में इन्होंने प्राप्त की है। अगला प्रश्न, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में मुख्यालय कहां था? इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। फोर्ट विलियम कहां स्थित है? फोर्ट विलियम कलकत्ता में स्थित है। अगला प्रश्न, ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित कर लिया। भारत में पहले गवर्नर जनरल कौन बने? भारत में पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बने। अगला प्रश्न, वारेन हेस्टिंग ने किस न्यायिक प्रणाली की शुरुआत की? ऑप्शन डी, दीवानी अदालत और फौजदारी दोनों की शुरुआत की। अगले प्रश्न, अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को किस युद्ध में हराया? इन्होंने श्रीरंगपट्टम के युद्ध में हराया। अंग्रेजों ने भारत में औपनिवेशिक शासन की शुरुआत कब की? औपनिवेशिक शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने औपनिवेशिक या अपनी उपनिवेश बनाने की शुरुआत 1757 से प्लासी के युद्ध से भारत में शुरू कर दी थी। प्लासी के युद्ध में इनकी जीत हो गई थी। अगला प्रश्न, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किन किन को हराया था? बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने मीर कासिम,
सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय, इन सभी को हराया था। अगला प्रश्न, 1765 में अंग्रेजों को किससे दीवानी अधिकार प्राप्त हुए? 1765 में अंग्रेजों को शाह आलम द्वितीय से दीवानी अधिकार प्राप्त हुए। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त की? 1765 में इन्होंने प्राप्त की है। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में मुख्यालय कहाँ बनाया? तो इन्होंने कलकत्ता में अपना मुख्यालय बनाया। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। साथियों, प्रश्नों की श्रृंखला रिपीट हो गई है, कुछ प्रश्न दोबारा शुरू हो गए हैं। जैसे फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम ये कलकत्ता में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही है। ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया? ये 1773 में पारित किया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, भारत में पहले गवर्नर जनरल कौन बने? तो भारत में पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बने। आगे चलते हैं, बस 2-4 प्रश्न और बचे हैं। वारेन हेस्टिंग ने किस न्यायिक प्रणाली की शुरुआत की? दीवानी अदालत और फौजदारी की शुरुआत की है। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को किस युद्ध में हराया? श्रीरंगपट्टम के युद्ध में टीपू सुल्तान को हराया। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने भारत में औपनिवेशिक शासन की शुरुआत कब की? 1757 से इन्होंने औपनिवेशिक शासन की शुरुआत की है। साथियों, इसी के साथ हमारी बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जो आपके साथी इस तरह के हैं कि कहीं कोचिंग या कहीं लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं कर सकते, तो आप उनके पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। यह वीडियो खास तौर से उन लोगों के लिए ही बनाया गया है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गरीब लोगों की सहायता कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।